नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस अकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की श्रृंखला में प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेस पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न अभी थोड़े हल्के स्तर के चल रहे हैं, लेकिन आप इनका भी रिवीजन करते हुए चलिए। यहाँ पे प्रश्नों के साथ में जो रचनाओं का क्रम या रचनाओं को हम बताते हैं मौखिक रूप से, क्योंकि लिखित रूप में उतनी नहीं लिखी जाती हैं। आप उनको भी तैयार करते हुए चलिए, आपकी तैयारी बेहतर होती चलेगी। आज की क्लास में हम प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले डीएस अकेडमी का जो टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच संचालित है, नाम मात्र शुल्क के साथ में, अत्यल्प शुल्क के साथ में टीजीटी पीजीटी का बैच हम दे रहे हैं आपको हिंदी का न्यूनतम शुल्क के साथ में। इस बार जो कक्षाएं हैं बहुत ही विस्तृत हैं, अवधारणात्मक है, सरल रूप में है, और इस सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हम बेसिक समझाते हुए चल रहे हैं। इसमें जो कक्षाएं हैं विस्तृत तो हैं ही, लेकिन बेसिक रूप से इतना समझाते हुए कि जितना आप पढ़ रहे हो वहाँ से किस तरह प्रश्न बनेंगे, किस तरह आप उनको तैयार करोगे, किस तरह प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ये सब हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत कम न्यूनतम शुल्क में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे 9568802463 पे कॉल करके बात कर सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ में हिंदी प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें तो पहले ये सीरीज थी, लेकिन अब ये प्रैक्टिस सेट हमने बना दिया है। तो इसमें 50 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं। प्रति टेस्ट पेपर में 125 क्वेश्चन हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक पर टेस्ट है। 125 जो क्वेश्चन है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, टीजीटी पीजीटी पर विशेषकर हैं, और कुल प्रश्नों की संख्या 6250 आपकी बनती है। इसमें जो संकलन है, जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं, वो 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर डेमो टेस्ट पेपर ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। आपको बताना है कि अष्टछाप के जो कवि हैं नंददास, ये किसके शिष्य थे। वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ, विनोबाचार्य। अब अगर बात करें तो अष्टछाप की अगर स्थापना की बात करें तो 1565 में है। किसने की थी अगर बात करें तो आपके विठलनाथ ने की थी। अब इसमें इन्होंने 4 शिष्य अपने रखे थे विठलनाथ जी ने, और 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के रखे थे, जिसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 शिष्य आपके वल्लभाचार्य के थे। और बात करें तो गोविंद स्वामी नंददास, शीत स्वामी चतुर्भुज दास, ये विठलनाथ के थे। इसमें जो सही प्रश्न विकल्प होगा सी विकल्प आपका, यानी कि अष्टछाप के जो नंददास कवि हैं वो विठलनाथ के शिष्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। तो अगर माने तो कितने हैं, 10 ग्रंथ, 12 ग्रंथ, 16 ग्रंथ या 14 ग्रंथ। तो विद्यापति ने कुल अगर माने तो 14 यानी कि 14 ग्रंथों की रचना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा रचित है। आपको बताना है कि प्रेरणा जो कहानी है वो किसकी है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। प्रेरणा कहानी जो है वो आपके प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद जी की आप देखोगे मंत्र है, मंदिर की देवी है, बूढ़ी काकी है, प्रेरणा है, परीक्षा है, और एक बात और यहाँ पे हार की जीत, प्रेमचंद की भी कहानी है, आप ध्यान रखिएगा। सुदर्शन की कहानी भी है, प्रेमचंद की कहानी भी है। ईदगाह है, बड़े घर की बेटी है, क्रिकेट मैच है, सौत है, ये कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय आप सभी जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की आप देखेंगे बिसाती है, पुरस्कार है, ये सब जो कहानियाँ हैं ये आपके जयशंकर प्रसाद की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपको बताना है धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक किसी पर नहीं। तो सुदामा पांडे धूमिल को जो पुरस्कार मिला था वो कल सुनना मुझे रचना पर मिला था। आप लोग बताइएगा किस वर्ष मिला था कमेंट सेशन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहे हैं। आपको बताना है बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी की है। अब इसमें कितने दोहे हैं? 500, 718, 719 या 717? विकल्प के अनुसार इस तरह के प्रश्नों को हम सही करते हैं। तो बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, इसमें 719 दोहे हैं जो रत्नाकर ने संपादित किया। कहीं पे 713 भी मिलते हैं और सतसई का मतलब ही होता है 700। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो कामदेव का जो पर्यायवाची है वो आपको ध्यान देना है, सरोज है। सरोज किसका है? ये कमल का पर्यायवाची है। इसी के साथ में यहाँ पे उरोज भी दे दिया गया है। तो उरोज जो है वो स्तन का पर्यायवाची है। ठीक है, इसमें जो वैसे सही है आप इसमें नहीं कर लीजिए, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें है, और इसके बाद में आप देखेंगे आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा मनोज। सी विकल्प आपका सही है, यानी कि कामदेव का जो पर्यायवाची है वो आपका मनोज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। आपको बताना है इन शब्दों में यौगिक शब्द कौन सा है। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। अब जो शब्द स्पष्टता दो शब्दों या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं उसको यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो दशानन है वो रूढ़ है, रूढ़ हो गया है रावण के लिए। इसी के साथ में आप देखेंगे परोपकार जो परोप करने वाला है। चतुर्मुख, चार मुखों वाला, ये भी रूढ़ हो गया है। आपका गोपाल है। गोपाल जो है ये आपका यौगिक शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? आपको बताना है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो आपके गुजरात में हुआ, और माना जाता है कि राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है 7वीं 8वीं शताब्दी में, ऐसा हरदेव बहारी जी का मानना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? आपको बताना है इनमें अघोष और अल्प प्राण। तो झा है, ठा है, जा है या का और ता है। अगर बात करें बच्चे तो अघोष व्यंजनों में क्या है कि झंझनाहट जो है शुरू में नहीं होती है, यानी कि वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो आपका अघोष होता है, और अल्प प्राण आपका 135 होता है। तो इसमें अघोष और अल्प प्राण जो आपका बनेगा वो पहला बनेगा, और जो पहले विकल्प हैं वो है आपके का और ता, यानी कि 4 विकल्प आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? आपको बताना है अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। 2, 3, 4 या 1? रामविलास शर्मा की आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, ये 2 खंडों में विभक्त है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। आपको बताना है दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। इसमें यदि बात करें तो दूसरा ताजमहल आपके नासिरा शर्मा जी का कहानी संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे। तो इसमें सुनीति कुमार चटर्जी हैं जिन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कैंची किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है जो कैंची है वो किस भाषा का शब्द है। हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की। तो कैंची जो है आपका तुर्की भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। आपको बताना है श्री राम शर्मा की जो रचना है कौन सी बोलती प्रतिमा, ये किस प्रकार की रचना है। रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है या जीवनी है। तो आपको पता है इसका जो सही विकल्प होगा रेखा चित्र होगा। और रेखा चित्रों का प्रकाशन 1936 में होना शुरू हो गया था। और पंडित श्री राम शर्मा जो हैं ये शिकार साहित्य के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ में बात करें तो बोलती प्रतिमा 1927 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो इनका संग्रह है कौन सा बोलती प्रतिमा, ये तुर्गनेव के जीवित समाधि से बहुत प्रभावित था और हिंदी में बहुत ज़्यादा ये चर्चित भी रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। आपको बताना है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है या भाषा पैतृक संपत्ति है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है। भाषा सामाजिक संपत्ति, समाज द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है, समय समय पर या क्षेत्र विशेष में बदल जाती है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है या भाषा पैतृक संपत्ति है। इसमें डी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। आपको बताना है कि इनमें कौन से कवि हैं जो आधुनिक कालीन ब्रजभाषा के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपके मैथिली शरण गुप्त ने भी कविताएं लिखी ब्रज में, हरिओद जी ने भी लिखी हैं, रत्नाकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र सभी ने लिखी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जो ब्रजभाषा के तिरई हैं उसमें आते हैं। सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो प्रसिद्धि की बात करें या प्रसिद्ध की बात करें तो वो रहेंगे आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये ब्रज भाषा के कवियों के मूर्धन्य स्थान इनको प्राप्त है आधुनिक काल में। बाकी भारतेंदु जी भी आपके आधुनिक काल के जो त्रयी हैं ब्रज भाषा त्रयी उसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। तो हरिबिंदी जो है ये आपके मृदुला गर्ग की कहानी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भई गति सांप छचुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। क्या अर्थ है। सांप और छचुंदर जैसा होना, सांप का छचुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छचुंदर का सांप हो जाना। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा भई गति सांप छचुंदर केरी, इसका जो सही अर्थ है दुविधा में पड़ जाना सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। आपको बताना है शेष कादम्बरी किसने लिखा है। मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो शेष कादम्बरी जो रचना है अलका सरावगी की है।
यानी कि इनका उपन्यास है अलका शरावगी का। उषा प्रियंवदा की अगर आप बात करोगे तो 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा। मृदुला गर्ग की अगर आप बात करोगे उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं। मनु भंडारी का आपको पता है आपका बंटी और महाभोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भवभूति का मूल नाम क्या था? भवभूति का मूल नाम क्या था? संस्कृत का प्रश्न है। श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। तो भवभूति का जो पितृकृत नाम था या असली नाम था वो श्रीकंठ था। मालती माधव, महावीर चरितम या उत्तर रामचरितम ये इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है, आपको बताना है काली शब्द कैसा है। सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या प्राविशेषण है। बहुत बच्चे इसमें सोच रहे होंगे प्राविशेषण हम लोग कर देते हैं इसीलिए प्रश्न रखा गया होगा। नहीं बच्चे, इसमें जो है आपका ये विशेषण है। अगर इसमें बहुत में प्रश्न बनता, बहुत को पूछा जाता तो वह आपका प्राविशेषण होता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की 28 और 29 नवंबर को 1953 में जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कौन थे उसकी अध्यक्षता करने वाले? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बी गिरी या तत्कालीन उपराष्ट्रपति आपके श्री वी.डी. जत्ती। यहाँ पे उपराष्ट्रपति कीजिएगा, उपराष्ट्रपति। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, आपको बताना है देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो आपका ब्राह्मी से माना जाता है। भारत में 2 ही लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्टी, और देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी से निकली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। अगर बात करें तो महादेवी वर्मा की नहीं है। आंगन के पार द्वार किसकी है? फिर ये आज्ञेय जी की है। महादेवी वर्मा की बात करें तो निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, यामा है, ये सभी जो है आपके महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। आपको बताना है कि प्रिय प्रवास किसने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, माखनलाल चतुर्वेदी, केशवदास। बात करें तो प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। आप लोग बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, ईमानदारी से बताइएगा। और क्लास को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। आप जब क्लास देखते हो तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। इसके बाद में कमेंट सेशन में जो भी आपको कहना है वो आप कह दिया कीजिए, और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए। जिनको भी बैच ज्वाइन करना है वो शुरू में दिए गए नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। इतनी नाम मात्र शुल्क के साथ में, इतनी विस्तृत और बेसिकली समझ के साथ में, और साथ ही में इतिहास वगैरह सब आपको ही तैयार कराए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं, अन्य जानकारी ले सकते हैं। अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।